गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में 7 और 8 जून 2021 के रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइज, मैं कल का वीडियो लेकर नहीं आया, बट आज हम इस वीडियो में कल का और आज का दोनों का ही करंट अफेयर्स एक साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो इसका आंसर है ए, डेविड डियोप। तो हाल ही में डेविड डियोप मित्रों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विजेता घोषित की गए। और डेविड डियोप मित्रों इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतनार फ्रांस के पहले व्यक्ति है, मतलब वो पहले फ्रांसीसी व्यक्ति है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। उनको उनकी बुक है मित्रों एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी मित्रों 2005 में। 2005 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है बी, 7 जून। तो हर साल मित्रों 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है, बराबर। अब 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मित्रों हम बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, तो WHO के द्वारा हर साल 7 जून को ही मनाया जाता है। और इस साल की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। मतलब कि आज का खाना जो अच्छा होगा तो ही हमारा दूसरा दिन है जो अच्छा जाएगा। इसका मतलब ये है। इसलिए हर साल मित्रों 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है। अब WHO के द्वारा मनाया जाता है, तो WHO के बारे में जान लेते हैं मित्रों। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड कौन है? तो टेड्रोस अथानोम गेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे WHO के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डी, पैट्रिक अमोट। पैट्रिक अमोट WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ओके, अब पैट्रिक अमोन के बारे में जाने तो पैट्रिक अमोन वो केन्या से रिलेटेड थे, केन्या से वो बिलोंग करते हैं। अब केन्या से बिलोंग करते हैं तो केन्या के बारे में जान लेते हैं मित्रों। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्या स्टेलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो उहुरु केन्याता प्रेजेंट टाइम पे केन्या के प्रेसिडेंट है। और आप सब जानते ही होंगे कि केन्या में किसका हेडक्वार्टर आया है? तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मित्रों वहाँ पे हेडक्वार्टर आया है। केन्या की कैपिटल जो नैरोबी में है वहीं पे उसका हेडक्वार्टर भी है। ओके, और WHO के बारे में तो मैंने आप सबको अभी ही बताया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम राइफल के DG के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, जनरल प्रदीप नायर। तो हाल ही में जनरल प्रदीप नायर को असम राइफल के DG के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, अब ये पहली बार सिख रेजिमेंट में 1985 में दाखिल हुए थे। जनरल जो प्रदीप नायर है वो पहली बार 1985 में सिख रेजिमेंट में दाखिल हुए थे और वो आर्मी से बिलोंग भी करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी है वो। और उनको आसाम राइफल के डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया।
अब आसाम राइफल के बारे में हम बात करें तो आसाम राइफल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 को आसाम राइफल जो रेजिमेंट है वो बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मेघालय की कैपिटल जो शिलोंग है वहाँ पे इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डीजी के तौर पे तो मैंने बताई है कि प्रदीप नायर को नियुक्त किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए फोंगयान 4B। फोंगयान 4B नाम का एक जो मिशन है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इन मिशन के बारे में बात करें तो इसके तहत चाइना जो है वो एक मेटेरोलॉजिकल जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगा और ये चीन का पहला न्यू जनरेशन सैटेलाइट व्हीकल है। ओके, इसके द्वारा वो मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। अब चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है तो चाइना के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप सबको बताया था कि चाइना ने तियानवेन फर्स्ट नाम का जो मंगल मिशन है वो लॉन्च किया था, बराबर। और उसमें मित्रों एक रोवर था, उस रोवर का नाम आप सबको याद रहना चाहिए। उस रोवर का नाम क्या था? तो जुरोंग था। उस रोवर का नाम क्या था? जुरोंग था, जो मंगल मिशन, मंगल की जो सतह है उस पर वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। ओके, अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। सामान्य तौर पे चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं, बट ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी है। जैसे कि हम बात करें तो हमारी करेंसी क्या है? रुपया, पर पैसा जो है वो उसका पार्ट है, सब पार्ट है। वैसे ही चाइना की जो ऑफिशियल करेंसी है वो रेनमिनबी है, पर वहाँ पे जो छोटी छोटी जो करेंसी होती है उसे युआन कहते हैं, युआन कहते हैं। ओके, और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ए मॉरिशस के पीएम थे, यानी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, जिसका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे? तो प्रेजेंट टाइम पे मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ, उनके फादर थे। ओके, और उनके बारे में हम बात करें तो 2020 में भारत के द्वारा उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है और सबसे लंबी अवधि के लिए मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रह चुके हैं। और अनिरुद्ध जगन्नाथ के बाद अब उनके बेटे ही प्रेजेंट टाइम पे मित्रों मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। अब मॉरिशस के बारे में हम बात करें तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रवीण जगन्नाथ प्रेजेंट टाइम पे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है। बहुत ही छोटा सा देश है। ओके, एक अफ्रीकन कंट्री है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है सी विश्वामित्र नदी। तो मित्रों विश्वामित्र नदी है कहाँ पर है? तो विश्वामित्र नदी मित्रों गुजरात के वडोदरा शहर में बहती है। ओके, और वहाँ पे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक परियोजना की मंजूरी दी है विश्वामित्र नदी पर। और विश्वामित्र नदी को मित्रों मगरों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पर बहुत सारे मगर जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पिछले साल जब बड़ौदा में जो बाढ़ आई थी तब जो मगर थे वो बड़ौदा सिटी में घुस गए थे। ओके, इसीलिए उनको मगरों की नदी भी कहा जाता है। मित्रों विश्वामित्र नदी पर हाल ही में एक परियोजना की मंजूरी गुजरात सरकार के द्वारा मिल चुकी है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी उनको इस परियोजना की मंजूरी मिल चुकी है। अब गुजरात में स्थित है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं मित्रों। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के गवर्नर है। ओके, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मित्रों मंजूरी दे दी गई है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम जान लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे आया है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है, इसलिए आप सब जानते हैं अध्यक्ष होते हैं। ओके, वही है अध्यक्ष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है? तो इसका आंसर है डी, अर्जेंटीना। तो हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच एक खनिज संसाधनों पर एक समझौता हुआ है। ओके, यह खनिज के क्षेत्र के में विकास लाने के लिए और जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ लाने के लिए मित्रों हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच ये समझौता हुआ है। अब अर्जेंटीना के साथ हुआ है तो अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं मित्रों। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो अल्बर्टो फर्नांडिस प्रेजेंट टाइम पे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी कार्यालय की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है ए, आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में मित्रों आईआईटी मद्रास के द्वारा एक मेमोरी स्टडी कार्यालय की शुरुआत की गई है। अब ये मेमोरी स्टडी कार्यालय है क्या? तो एशिया में पहली बार इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी कार्यालय की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। इंटरनेशनल मेमोरी जो स्टडी है, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी एसोसिएशन एम्स्टर्डम के तत्वज्ञान में एशिया में पहला राष्ट्रीय नेटवर्क इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज है। यह जो मेमोरी स्टडीज कार्यालय खोला गया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि तो मित्रों हम बात करें स्मृति अध्ययन की तो उनमें डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए और संरक्षण करने के लिए एक अग्रणी विद्वानों का मंच प्रदान करेगा। मतलब हम बात करते हैं तो जो लोग पीएचडी करते हैं अथवा डॉक्टरेट की डिग्री करते हैं उन लोगों के लिए मदद करने के लिए ये शुरुआत की गई है। विभिन्न अनुसंधात्मक स्थानों से हितों के संरक्षित करना, भारत के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी संस्थान स्तर के सहयोग को बढ़ा देना और अनुसंधान अभिसरण की पहचान करना, इन सब का मुख्य उद्देश्य है मेमोरी स्टडी कार्यालय की। और इसीलिए आईआईटी मद्रास के द्वारा ये एक मेमोरी स्टडी कार्यालय खोला गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, सर्बिया। तो हाल ही में सर्बिया में भारत के राजदूत के तौर पे संजीव कोहली को नियुक्त किया गया है। अब संजीव कोहली के बारे में हम बात करें तो वो 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। ओके, और प्रेजेंट टाइम पे वो तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। अब उनको सर्बिया में भारत के राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया। अब सर्बिया में किया गया है तो सर्बिया के बारे में जान लेते हैं मित्रों। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर वैन प्रेजेंट टाइम पे सर्बिया के प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 6 सबमरीन और एयर डिफेंस गन मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है ए, डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल। तो हाल ही में मित्रों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 सबमरीन और एयर डिफेंस गन मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी थी। अब इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? तो हमारे भारत में होगी इन सब की मैन्युफैक्चरिंग। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा हम जो दूसरी कंट्री से जो डिफेंस के इक्विपमेंट आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उन सब में हम कटौती करके हमारे देश में हम उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। और इसीलिए मित्रों हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा मंजूरी मिल गई है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड कौन है? तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड है। आप सबको मालूम ही होगा कि कुछ दिन पहले आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि भाई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा टोटल 209 ऐसी जो डिफेंस इक्विपमेंट है जिनकी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन सब की मैन्युफैक्चरिंग हमारे भारत देश में ही होगी। ओके, हमारी कंट्री में इन सब की मैन्युफैक्चरिंग। और इसके तहत अब 6 सबमरीन और एयर डिफेंस गन की मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी मिल चुकी है।
ये मित्रों 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और ये जो 6 सबमरीन प्रोजेक्ट है वो P75 जो प्रोजेक्ट P75 है इनके तहत बनाई जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किसके साथ मिलकर औद्योगिक ऊर्जा क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए नई कार्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है डी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में भारत ने यूके के साथ मिलकर औद्योगिक ऊर्जा क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए एक जो नई प्रक्रिया है उन कार्य प्रक्रिया उनकी शुरुआत की है। तो हाल ही में मित्रों भारत और यूके ने मिलकर ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत एक औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई कार्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की है। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव है क्या? तो मित्रों यह एक सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जो निम्न कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से IDDI के कार्बन आकलन को मानकीकृत करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की महत्वाकांक्षा खरीद लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए और निम्न जो कार्बन उत्पादन विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग दिशा निर्देशों को डिजाइन करने के लिए कार्य करता है। ओके, और ये किसके द्वारा संबंधित है? तो मित्रों ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंतर्गत ये कार्य करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ मित्रों, अब यूके के साथ हमने भागीदारी की है तो यूके के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन प्रेजेंट टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो इसका आंसर है बी, त्सिंगनियो यूनिवर्सिटी। तो ये चाइना की यूनिवर्सिटी है मित्रों, त्सिंगनियो यूनिवर्सिटी। और 2021 में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। ओके, और इसमें भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो मित्रों इसमें 37वें नंबर पर भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है वो 37 रैंक पर रही है। ओके, अब चाइना की यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही है तो चाइना के बारे में जान लेते हैं मित्रों। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नामक कंपनी के द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित संचार उपग्रहों का परिचालन करने अपने 36 उपग्रहों की अगली खेप रूस से प्रक्षेपित की है? तो इसका आंसर है ए, वनवेब। तो वनवेब नाम की एक कंपनी है, बराबर, एक स्पेस कंपनी है। उन्होंने मित्रों पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उनमें संचार उपग्रहों का परिचालन करने के लिए अपने 36 उपग्रहों की अगली जो खेप है वो रसिया से प्रक्षेपित की है। ओके, अब वनवेब मित्रों, वनवेब जो है उसका मुख्य उद्देश्य एलियो उपग्रहों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विकल्प उपलब्ध कराना है। कंपनी ने इस साल के अंत में पहले इंटरनेट सेवा चालू किए जाने की संभावना भी व्यक्त की है। और वनवेब जो है वो इस कार्यक्रम को 5 to 50 सर्विस का नाम दिया है और इसके तहत 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो सेवा है वो प्रदान की जाएगी। ओके, और जो ये वनवेब है ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित कुल उपग्रहों की संख्या 218 हो चुकी है। यह सभी उपग्रह वनवेब के 648 एलईओ उपग्रह के बेड़े का एक भाग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
सेबी ने म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर कितनी कर दी? तो इसका आंसर है $1 बिलियन। तो हाल ही में मित्रों जो सेबी है उन्होंने मित्रों म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 1 मिलियन कर दिया गया। इससे पहले कितना था? तो इससे पहले आई थिंक 500 से 600 मिलियंस था, पर अब इससे बढ़ाकर 1 मिलियन कर दिया गया। अब सेबी के द्वारा किया गया है, तो सेबी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अजय त्यागी प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके चेयरमैन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा के द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि बेबी स्क्विड और वाटर बियर दोनों को ही मित्रों नासा के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ओके, अब वो वहाँ जाके करेंगे क्या? तो मित्रों नासा के द्वारा अंधेरे में चमकने वाली बेबी स्क्विड और तथा हम उसको 5000 टारगेट ग्रेड्स पर कहते हैं, जिन्हें वाटर वियर भी कहा जाता है, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। यह जीव 22वें स्पेसएक्स कार्गो पुनः आपूर्ति मिशन का ही एक भाग थे। लंबी अंतरिक्ष यात्राओं पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बेहतर संरक्षणात्मक उपायों को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक मदद करने के लिए उनको भेजा गया और लाभकारी रोगाणु और जानवरों के मध्य अंतःक्रिया को समझने के लिए, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का हेतु होता है, और इसीलिए मित्रों उनको नासा के द्वारा भेजा गया। अब नासा के द्वारा भेजा गया तो नासा का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एंटी हेल गन का परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में मित्रों हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक एंटी हेल गन का परीक्षण किया गया है। ओलावृष्टि के कारण फसल को खराब होने से बचाने के लिए बागबानों की सहायता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ओलावृष्टि रोधक बंदूक, जिसे हम एंटी हेल गन्स कहते हैं, उनका उपयोग करने के लिए परीक्षण किया गया। अब ओला है क्या? तो ओला का निर्माण कपासी वर्षा मेघों के द्वारा होता है। कपासी वर्षा मेघ आमतौर पर काफ़ी विस्तृत और काले बादल होते हैं, जिनमें गरज के साथ बिजली भी चमकती है। और एंटी हेल गन क्या करती है? तो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए आघात तरंगे अर्थात तो शॉक जो वेव्स होते हैं उसको उत्पन्न करने वाली एक मशीन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो हेल होती है वो बागबानों की खेती में नहीं पड़ती, जिससे क्या होती है कि जो फसलें होती है वो बिगड़ती नहीं। अब हिमाचल प्रदेश के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं मित्रों। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। ओके, चलते हैं आगे मित्रों। आज हम एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे और वो फैक्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो होता क्या है? तो भारत में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है कि भाई स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक आप में वो स्किल है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसका टेस्ट लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है, जिसे हम टेट की एग्ज़ाम कहते हैं। टेट को भारत की केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के द्वारा आयोजित किया जाता है
और यह परीक्षा निःशुल्क होती है और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उसको पूरा करने के लिए आयोजित की जाती है। पर टेट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, तो फिर प्रेजेंट टाइम पे ये चर्चा में क्यों है इतना? तो मित्रों, शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व प्रभाव से यानी कि 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाकर 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। यानी कि 2011 से पहले क्या होता था कि 7 साल के लिए जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाता था कि आपने एग्जाम किया तो आप 7 साल के लिए ये फिर आपको वापस देनी है, ऐसा होता था। अब क्या कह दिया है, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है मित्रों रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इनको आजीवन बढ़ा दिया गया कि भाई अब जो वैधता अवधि थी उनको 7 साल से बढ़ाकर अब आजीवन कर दिया गया है। ओके, चलते हैं मित्रों आज के दूसरे फैक्ट के बारे में, और जो है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक के बारे में हम जाने तो मित्रों, प्रेजेंट टाइम पे जो भारतीय नौसेना है उनका सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज तथा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया यह अपनी श्रेणी का पहला जहाज है जो भारत के द्वारा तैयार किया गया था। हाल ही में 40 वर्ष की सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया गया इस जहाज को। अब भारतीय सेना में अपने 40 साल की शानदार सेवा के दौरान आईएनएस संधायक ने भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी तटीय और समेत जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण है वो किए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मतलब पानी के नीचे संशोधन करता है कि पानी के नीचे है क्या, जमीन कैसी है, पानी के नीचे कौन कौन से जीव जो है वो प्राप्त होते हैं, पानी के नीचे कहाँ पे तेल मिलता है, तो इन सब के बारे में जानकारी लेती है। ओके, अब इन्होंने बहुत सारे मित्रों जो है वो हम बात करें तो मिशन भी किए, ऑपरेशन भी किए। तो इनमें सबसे ऑपरेशन पवन जो है वो 1987 में इसके द्वारा किया गया था, जिसमें श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता की थी। ओके, और ऑपरेशन रेनबो भी 2004 में इनके द्वारा किया गया था, जिसमें सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। ओके, तो हाल ही में आईएनएस संधायक जो है उनको अपनी सेवा से निवृत्त किया गया। 40 साल तक उन्होंने जो है भारतीय नौसेना में अपनी जो है वो सेवा दी थी। ओके, वो एक जहाज है, हाइड्रोग्राफिक जहाज है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आज में मित्रों हमने 7 और 8 जून 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ मित्रों, हमने स्टैटिक जीके का वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखिएगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।